नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 के हिंदी विषय में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में जो 8वां गद्य है सुधा मूर्ति, उसको समझने जा रहे हैं। सुधा मूर्ति हमारे देश की एक ऐसी प्रसिद्ध महिला है कि जिसे हर कोई जानता है, जिसके नाम से हर कोई परिचित है, और एक ऐसी ये महान महिला हो चुकी है, एक नारी रत्न उसे हम कह सकते हैं कि जिसके कारण अनेक महिलाओं का अनेक क्षेत्रों में ये विकास है वह हो सका है, उसे संभव हो सका है। तो ऐसे सुधा मूर्ति उसने जो पढ़ाई कर रही थी कंप्यूटर विज्ञान में, तो उसमें एक बार वह अपनी कॉलेज की नोटिस बोर्ड में वह देखती है कि ऐसा एक विज्ञापन था। वह इंजीनियर की वह छात्रा थी, तो ऐसा उसने विज्ञापन में पढ़ा कि जो ऑटोमोबाइल कंपनी है, टेल्को की कंपनी, तो उसे इंजीनियर पद के लिए नियुक्त करना था किसी को। लेकिन उसके लिए अंत में लिखा था बड़े बड़े छोटे अक्षरों के महिला ये उसमें आवेदन पत्र न दे। तो सुधा मूर्ति को यह बात कुछ अच्छी नहीं लगी। उसे लगा कि यह तो नारी के प्रति सरासर अन्याय है और उसका विरोध करना चाहिए। नारी भी उसमें इंजीनियर के पद पर कुशलता से कार्य कर सकती है, तो उसके लिए स्त्री पुरुष के बीच में ऐसी असमानता क्यों, ऐसा भेदभाव क्यों? तो उसके लिए उसने निश्चय कर लिया कि मैं जरूर ही इसका विरोध करूंगी। तो इस प्रकार उसने निश्चय के साथ उसका विरोध भी किया, और वह इंजीनियर के पद पर नियुक्त होने वाली यह पहली महिला थी। और फिर तो स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए हर क्षेत्र में उसने रास्ता खोल दिया। तो ऐसी सुधा मूर्ति के बारे में यह हम गद्य पढ़ने जा रहे हैं। यह संकलित है, इसका संकलन किया गया है। इसके लेखक का नाम ये हमें पता नहीं होता है, उसकी जानकारी नहीं होती है, इसलिए किसी ने उसका संकलन किया है। अप्रैल 1974 की बात है। बेंगलुरु में गर्मी पड़ने लगी थी। भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में गुलमोहर के बड़े बड़े वृक्ष लाल रंग के फूलों से लदे झूम रहे थे। देखिए, यहाँ भारतीय विज्ञान संस्थान के परिसर में, परिसर शब्द का अर्थ हम प्राप्त करते हैं परिसर। इसका अर्थ होता है प्रांगण, आंगन भी कह सकते हैं। तो कौन से वृक्ष थे? गुलमोहर के। आपको एक वाक्य के उत्तर के लिए ये छोटी छोटी बातें भी याद रखना है। कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा समाप्त कर एक छात्रा हॉस्टल की ओर जा रही थी कि उसकी दृष्टि नोटिस बोर्ड पर लगे एक विज्ञापन पर पड़ी। विज्ञापन का अर्थ समझते हैं। इसका अर्थ होता है इश्तहार, गुजराती में जिसे हम कहते हैं जाहिरात। तो उस विज्ञापन पर पड़ी उसकी दृष्टि। यह विज्ञापन प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी टेल्को, टाटा की ओर से नौकरी के इच्छुकों के लिए था। किसकी ओर से था? तो ये प्रसिद्ध ऑटोमोबाइल कंपनी जो टेल्को थी, तो उसकी ओर से नौकरी की जिसको इच्छा थी उसके लिए था। कंपनी को योग्य और परिश्रमी इंजीनियरों की आवश्यकता थी। तो कैसे ये इंजीनियरों की आवश्यकता थी? जो योग्य हो, जो परिश्रमी हो। चौंकाने वाली बात थी छोटे अक्षरों में लिखी अंतिम पंक्ति, महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। देखिए, चौंकाने वाली यह पंक्ति थी विज्ञापन के अंत में लिखी हुई कि महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे। यह भी आपको याद रखना है कि चौंकाने वाली बात कौन थी।
उसने एक बार नहीं 2 बार पढ़ा। हाँ, यही तो लिखा था। उसे नौकरी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसे विदेश से स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद रिसर्च की डिग्री के लिए छात्रवृत्ति मिलने की पेशकश हो चुकी थी। तो पेशकश का अर्थ होता है प्रस्ताव। पेशकश, उसका अर्थ है प्रस्ताव। छात्रवृत्ति, शिष्यवृत्ति के लिए उसे पेशकश हो चुकी थी, उसका प्रस्ताव हो चुका था। वह स्वयं भी विदेश जाकर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहती थी, परंतु यहाँ यह भेदभाव, स्त्री पुरुष में इतनी असमानता, बात उसे कुछ पची नहीं। उसे ऐसा लगा कि यहाँ पर स्त्री पुरुष में इतने असमानता, इतना भेदभाव, उसे कुछ बात नहीं पची। बात न पचना, यह मुहावरा है। बात न पचना मतलब कि बात समझ में न आना। वह अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम स्थान पाती थी और कंप्यूटर विज्ञान की कक्षा में, देखिए याद रखिए वह किसकी छात्रा थी, किस विषय की, कौन से ये क्षेत्र की, तो कंप्यूटर विज्ञान की। पुरुष सहपाठियों में अकेली लड़की थी और कंप्यूटर, उस समय उसके ज़माने में कंप्यूटर विज्ञान में भी ये लड़कियां पढ़ाई नहीं करती थी, वह अकेली लड़की थी। योग्य थी, परिश्रमी थी, नहीं, उसे कुछ तो करना ही होगा। इस भेदभाव को सहना उसकी बस की बात नहीं। वह इसका विरोध करेगी और डटकर करेगी। उसने निश्चय कर लिया कि इस बात का वह विरोध अवश्य करेगी और डटकर करेगी। उसने अपनी डायरी में आवश्यक सूचनाएं लिखी और तेजी से हॉस्टल की ओर चल दी। उसने निश्चय किया कि वह टेल्को कंपनी के सर्वोच्च अधिकारी को सूचित करेगी कि उनकी कंपनी इस प्रकार का अन्याय कर रही है। उसे उस सर्वोच्च अधिकारी का नाम मालूम तो नहीं था, केवल इतना पता था कि टाटा समूह के प्रमुख JRD टाटा है। तो टाटा जो थे समूह, उसके प्रमुख का नाम आपको याद रखना है, JRD टाटा। सर्वोच्च अधिकारी कौन है उसका भी उसे पता नहीं था, फिर भी उसने निश्चय कर लिया था कि उसका विरोध तो वह अवश्य करेगी। उसने एक पोस्टकार्ड लिया और JRD टाटा को संबोधित करते हुए लिखा, आपने भारत में लोहा, इस्पात, रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग लगाए हुए हैं। भारतीय विज्ञान संस्थान की स्थापना में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया है। सौभाग्य से मैं उसी संस्थान में पढ़ रही हूँ कि मैं एक ऐसे संस्थान में पढ़ रही हूँ कि उसने बहुत ही प्रगति की है और अनेक क्षेत्रों में रासायनिक पदार्थ, कपड़ा, मशीनों के बड़े बड़े उद्योग भी उसने लगाए हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ कि टेल्को जैसी कंपनी स्त्री पुरुष के बीच ऐसा भेदभाव कर सकती है। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। कंपनी के खर्चे पर पूना शहर में, देखिए इस शहर का नाम आपको याद रखना है प्रश्न के उत्तर के लिए। कहाँ उसे बुलाया गया? पूना शहर में, साक्षात्कार के लिए। तो साक्षात्कार का अर्थ भी समझना है। साक्षात्कार, उसका अर्थ है मुलाकात, यानी कि इंटरव्यू। पुनः शहर उसे उपस्थित हो ऐसा उसे तार भेजा गया। तो शब्द उपस्थित है तो उसका पर्यायवाची शब्द भी याद रखना है, उपस्थित यानी कि हाजिर। उसका विलोम शब्द भी याद रखना है, उपस्थित, तो इसका विरोधी शब्द होगा अनुपस्थित। दोनों दृष्टि से आपको याद रखना है। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पुणे पहुंची। साक्षात्कार आरंभ हुआ। काफ़ी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वह सही उत्तर देती गई। तो वहाँ पर जो उसने इंटरव्यू दिया उसे बहुत सारे तकनीकी प्रश्न, कठिन से कठिन ऐसे प्रश्न पूछे गए तकनीकी, लेकिन सभी के उसने उत्तर सही उत्तर दिए।
तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था? वहाँ एक बुजुर्ग थे, सज्जन थे, तो उसने कहा कि तुम जानती हो कि महिला यहाँ पर इसमें आवेदन न दे, ऐसा क्यों लिखा था? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। उसने ये स्पष्टता की कि तुमने जवाब तो सही दिए, प्रश्नों के सही जवाब तो दे दिए, लेकिन तुम्हें पता है कि ये जो मुख्य कार्यस्थल है यहाँ पर महिलाओं की नियुक्ति नहीं होती है। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए। उस बुजुर्ग ने उसे कहा, ऐसी सूचना भी दी, सुझाव भी दिया कि तुम्हारी जैसी जो तेजस्वी लड़की है उसे तो अनुसंधान शालाओं में जाकर वहाँ कार्य करना चाहिए, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। देखिए, डटकर बड़े अडिगता से वह और साहस के साथ वो जवाब देती है कि यह बात आपने ऐसा तो कहा, लेकिन कहीं से भी हमें ये शुरुआत तो करनी होगी, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी। उसने दृढ़ता से कहा। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में वह वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई। और फिर देखिए, उसने ये दृढ़ता से ऐसा उसने विरोध किया तो उसे अच्छा ही परिणाम मिला। और उसने बुजुर्ग सज्जन ने कहा कि यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, तुम्हें बधाई हो। टेल्को में इंजीनियर के पद पर नियुक्त यह प्रथम महिला इंजीनियर थी, सुधा कुलकर्णी। सुधा कुलकर्णी का विवाह टेल्को में ही कार्यरत श्री नारायण मूर्ति के साथ हुआ। 8 वर्ष तक टेल्को को अपनी सेवाएं देने के बाद सन 1982 में उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। तो त्याग पत्र शब्द का अर्थ समझिए। इसका अर्थ होता है राजीनामा। और बेंगलुरु में अपने पति श्री नारायण मूर्ति के साथ इन्फोसिस कंपनी खोली। दोनों की मेहनत और लगन से इन्फोसिस ने दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति की। दिन दुनी रात चौगुनी, रात चौगुनी, ये कहावत है। इसका अर्थ होता है बड़ी तेजी से। वो बड़ी तेजी से उसने प्रगति की। सुधा मूर्ति 1996 में इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन बनी। इस फाउंडेशन के माध्यम से वे सामाजिक विकास के अनेक कार्य कर रही है। उन्होंने कर्नाटक राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और लाइब्रेरी की योजना बनाई और उसे कार्यरूप दिया। और फिर तो उसने सामाजिक विकास, सामाजिक सुधार के भी अनेक कार्य उसने किए। कर्नाटक राज्य में सभी सरकारी स्कूलों में एक कंप्यूटर और एक पुस्तकालय वह उसे मिले, ऐसी उसने योजना बनाई। सुधा मूर्ति ने स्वयं को अब पूर्ण रूप से समाज सुधार के लिए समर्पित कर दिया। तो एक समाज सुधारक के रूप में भी उसने बहुत सारे कार्य किए और समाज सुधार के रूप में भी अपने आप को उसने समर्पित कर दिया। बेल्लारी, बीजापुर, हुबली आदि के अस्पतालों को उच्च तकनीकी चिकित्सा उपकरण का अर्थ है साधन, उपलब्ध करवाए। तो वहाँ अनेक गांवों में और उसके अस्पतालों में उन्होंने तकनीकी चिकित्सा के क्षेत्र में उच्च तकनीकी साधन है वह उपलब्ध करवाए। कांची में कैंसर अस्पताल, औरंगाबाद, बेल्लारी, गुलबर्ग, पट्टुमडाई, बेंगलुरु आदि में चिकित्सा सहायता तथा उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश के सूखा पीड़ित क्षेत्र में राहत कार्य करवाए। इसके अनुसार जो कैंसर अस्पताल थी तो उसमें भी चिकित्सा के लिए सहायता प्रदान की और
उस्मानाबाद जिला, उड़ीसा के कालाहांडी और आंध्र प्रदेश में सूखा पीड़ित जो क्षेत्र था तो उसमें भी अनेक राहत कार्य करवाए। इस प्रकार से सुधार के कार्य में अपने आप को उसने समर्पित कर दिया था। उनके अथाक प्रयास से कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में कंप्यूटर शिक्षा पर 1 करोड़ रुपया लगाया गया और 3000 से अधिक पुस्तकालय खोले गए और कर्नाटक के 800 से अधिक गांवों में उन्होंने 1 करोड़ रुपये लगाए उसके विकास के लिए, उसकी सुख सुविधा के लिए, और 3000 से अधिक पुस्तकालय भी खोले। उन्होंने गरीब बच्चों को सहायता दी, स्कूलों की इमारतों का निर्माण करवाया, गरीब बच्चों को भी उसने सहायता की और अनेक शालाओं की इमारतें भी बनवाई। अधिकतम अंक लाने वाले बच्चों को छात्रवृत्ति दी और गांवों में लगभग 300 कंप्यूटर वितरित किए। शिक्षा के क्षेत्र में भी उसने बहुत सारे प्रयत्न किए तो उसने ज़्यादा अंक लाने वाले छात्रों को शिष्यवृत्ति दी। 13 पुस्तकों की लेखिका सुधा मूर्ति को अपने कार्यों के लिए अनेक पुरस्कार दिए गए। तो आपको ये याद रखना है कि सुधा मूर्ति को कौन कौन से पुरस्कार मिले, जिनमें से प्रमुख है कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार, ओजस्विनी पुरस्कार, मिलेनियम महिला शिरोमणि पुरस्कार, वुमेन ऑफ द ईयर 2002 FM रेडियो द्वारा। तो उसे जो वुमेन ऑफ द ईयर 2002 में जो पुरस्कार मिला वो FM रेडियो के द्वारा मिला था, यह आपको याद रखना है। और सभी पुरस्कार भी आपको याद रखना है। और राज्य लक्ष्मी पुरस्कार भी मिला। सुधा मूर्ति ने अपनी उपलब्धियों से महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रशस्त करना मतलब कि खोल देना। उसने महिलाओं के लिए भी मार्ग, उसका रास्ता, उसकी दिशा खोल दी है। आज इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों में से 50% संख्या लड़कियों की है। कि आज कई सालों से इंजीनियर के क्षेत्र में ये लड़कियां भी ये शिक्षा ग्रहण करती है, पढ़ाई करती है, तो उनका श्रेय है सुधा मूर्ति को अवश्य जाता है। अनेक उद्योगों में मशीनों के बीच लड़कियां कुशलता से कार्य कर रही है और अनेक उद्योगों में भी अनेक मशीनों के बीच में ये कुशलता के साथ महिलाएं भी कार्यरत है। जिस मार्ग पर चलकर सुधा मूर्ति ने अपनी प्रतिभा, लगन और परिश्रम से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ, उस मार्ग पर नई पीढ़ी को आगे बढ़ता देखकर वे खुशी से फूली नहीं समाई। खुशी से फूला न समाना, यह मुहावरा है। इसका अर्थ होता है बहुत प्रसन्न होना, बहुत खुश होना। महिलाओं की सफलता पर वे कह उठती है, हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। देखिए, महिलाओं की सफलता पर उसने जो कहा वो आपको याद रखना है, जीवन के लिए भी याद रखना है, प्रश्न के उत्तर के लिए भी आपको याद रखना है। उसने कहा कि हमारा मार्ग कठिन अवश्य है किंतु चलना जरूरी है। तो यह उसका यह संदेश है, हम सबको ये याद रखना है, उसको जीवन में उतारना भी है, उसका पालन करना है और इस प्रकार से हमें सफल भी होना है। तो यहाँ पर सुधा मूर्ति जो गद्य है, बड़ा ही प्रेरणाप्रद गद्य यहाँ पर पूर्ण होता है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, आपको भी अच्छी तरह से फिर से ये समझना है और उसकी तैयारी करनी है, याद रखना है। स्वाध्याय के प्रश्न भी आपको तैयार करने हैं। तो ये सब तैयारी के लिए आप सब छात्रों को मेरी शुभकामनाएं समर्पित करती हूँ। आप सबको नमस्कार और अस्तु।